देखिए अपन इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो अपन सोल्व कर चुके थे। अनसोल्ड जो क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे थे अपनी एनसीईआरटी बुक के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन 6 तक अपन कर चुके थे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है, अब उसको आप देखिएगा अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, ये अपन सोल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल, क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल, ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं पलायन चाल। अब इसमें देखो और क्या क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल, या इसे अपन पलायन वेग भी भूलवश जो अपन कहते हैं कई बार, उसमें नंबर ए यानी कि कई पार्ट दिए हुए। नंबर ए पिंड के द्रव्यमान, नंबर बी ये कह रहे हैं प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति, प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति। तो देखिए क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल, नंबर ए पिंड के द्रव्यमान, नंबर बी प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति, नंबर सी प्रक्षेपण की दिशा। प्रक्षेपण की दिशा, और नंबर डी, यानी 4 पार्ट हो गए भाई। नंबर डी कह रहे हैं पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति, पिंड के प्रमोचन की पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर की ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन है क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल, नंबर ए पिंड के द्रव्यमान, नंबर बी प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति, नंबर सी प्रक्षेपण की दिशा, नंबर डी पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर निर्भर करती है। पर निर्भर करती है, ये अपन को दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है कि ये किस किस पर निर्भर करती है और किस पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रहे इसमें जो कोण की स्थिति दी है, प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति के अलावा देखिएगा प्रक्षेपण की दिशा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि जब अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था प्रक्षेप्य गति, याद कीजिए प्रक्षेप्य गति में जब अपन 45 डिग्री एंगल पर अपन किसी पिंड को या किसी वस्तु को जब अपन फेंकते हैं तो उससे अधिकतम क्षैतिज परास होती है, यानी मैक्सिमम रेंज के लिए उसे आप 45 डिग्री एंगल पर क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे। लेकिन ध्यान रहे पलायन चाल के लिए एंगल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो देखिएगा। अपन देखें पलायन चाल का फॉर्मूला ये होता है, देखिएगा मैं इसे इस तरह से कह देता हूं। अगर ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल एम हो, देखो यदि ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह से तात्पर्य है अपना यहां पृथ्वी कह दें आप उसे, क्योंकि अपन सब कुछ पृथ्वी के लिए लेते हैं। यदि ग्रह, ग्रह का मतलब अपन यहां किसके लिए ले रहे हैं, सारी डेटाज पृथ्वी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, वे पृथ्वी यानी कि ग्रह के केंद्र से
पिंड की दूरी स्मॉल आर हो तो पलायन चाल निम्न सूत्र से दी जाती है। और देखो अपन इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं पलायन चाल की। उसका फॉर्मूला ये था, VE इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r। ये अपने पास फॉर्मूला है। अब आप गौर कीजिए, इस फॉर्मूले में कैपिटल M ग्रह या पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी कि पलायन चाल ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। पिंड का द्रव्यमान इस फॉर्मूले में कहीं पर भी शामिल नहीं है, यानी पिंड के द्रव्यमान पर पलायन चाल निर्भर नहीं करती है। अब देखिएगा, इसी को आगे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं अपन। यदि पिंड की स्थिति पृथ्वी की सतह से स्मॉल h हो एवं पृथ्वी या उसे अपन कह सकते हैं ग्रह की त्रिज्या कैपिटल R हो तो अपन ये भली भांति जानते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है, R प्लस H। इसलिए पलायन चाल का ये फॉर्मूला भी बन जाएगा 2G कैपिटल M अपॉन में R प्लस H, यानी कि ग्रह पर निर्भर करती है पलायन चाल और उसकी ऊंचाई पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। अब जरा एक एक पॉइंट को अब अपन डिस्कस करते हैं। देखो, नंबर ए में यहां ये कह रहे हैं पिंड के द्रव्यमान पर, नहीं, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिएगा, अपन यूं कह सकते हैं पलायन चाल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, लेकिन ध्यान रहे ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर, ग्रह के द्रव्यमान पर ये क्या है, निर्भर है। नंबर बी क्या पूछ रहे हैं, प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति पर नगण्य निर्भरता है। प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति पर निर्भरता तो है, लेकिन परंतु नगण्य निर्भरता है। तो कहीं तो इसको निर्भरता बता भी दी जाती है और कहीं कहीं नहीं भी बता जाती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं होकर के कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है। अगर पृथ्वी पूर्णतः गोल होती तो शायद ये निर्भरता नहीं होती। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति पर प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति, प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति पर नगण्य निर्भरता, नगण्य निर्भरता, वो भी क्यों, पृथ्वी के पूर्णतः गोल न होने के कारण। और उसका भी कारण अपन लिख रहे हैं, पृथ्वी के पूर्णतः गोल न होने के कारण, पृथ्वी के पूर्ण गोल न होने के कारण ही कैसी है ये भाई, और नगण्य निर्भरता है। अगर पृथ्वी पूर्णतः गोल होती तो शायद ये निर्भरता भी नहीं होती। फिर नंबर सी क्या पूछ रहे हैं, प्रक्षेपण की दिशा। तो प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं है। तो देखो, आपने गौर किया कि पलायन चाल के फॉर्मूले में कहीं पर भी एंगल का जिक्र नहीं है, यानी कि पलायन चाल प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो यह बी में लिख दिया प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति पर नगण्य निर्भरता, और यहां पर अपने ले लिया पलायन चाल, यह देखो
सी कह देंगे आप, पलायन चाल प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं। प्रक्षेपण की दिशा पर पलायन चाल बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखना। जबकि अपन क्या देख रहे हैं कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर है, प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति पर नगण्य निर्भर है, लेकिन प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं है। नंबर डी पूछ रहे हैं, पिंड के प्रोमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर निर्भर करती है। बिल्कुल भाई, ऊंचाई पर तो निर्भर करती है, अपन ने देखा था। तो यहां अपन आंसर में क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो मैं कह सकता हूं कि पलायन चाल ऊंचाई पर निर्भर कैसे करती है, ये रही फॉर्मूला। अगर h ज्यादा होगा तो पलायन चाल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे होगी इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो यहां लिख देते हैं, इसको अपन इस तरह से थोड़ा सा और एक्सप्लेन अपन कर दें तो अपन कह सकते हैं कि पलायन चाल पिंड के प्रोमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर निर्भर करती है। कैसे है, आप देखो, अगर ऊंचाई ज्यादा होगी तो पलायन चाल क्या हो जाएगी, कम। ऊंचाई अधिक होने पर पलायन चाल कम होगी। जितनी अधिक ऊंचाई लेंगे पलायन चाल उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे अपन एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। कैसा एग्जांपल, अगर अपन पिंड को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई से पलायन वेग दें या पलायन चाल दें, तो पृथ्वी की सतह पर जो पलायन चाल है उसकी तुलना में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, इससे पहले आप इसको एक बार नोट कीजिए। अब अपन उसे थोड़ा सा एक बार और हल्का सा देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे, जिसके बहुत सारे पार्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि एफ तक के पार्ट हैं। ए बी सी डी ई एफ तक के उसके पार्ट हैं। तो उस पार्ट को भी अपन अब सोल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। देखिए भाई, ऊंचाई पर किस तरह से निर्भरता है। अगर पृथ्वी की सतह पर अगर मैं पलायन चाल की बात करूं तो देखो भाई, पृथ्वी की सतह से पलायन चाल ये थी वी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन में कैपिटल आर इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल यही वैल्यू है मेरे पास। और अगर मैं पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई से अगर उसे पलायन चाल दे रहा हूं, तब अगर अपन देखें कि कितना उसमें फर्क आ रहा है, यानी ऊंचाई पर निर्भर है, ये कितनी निर्भर है वो भी अपन देख सकते हैं। देखो, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर पलायन चाल, अगर मैं मान देखता हूं तो मैंने मान लिया वी ई डैश है, तो देखिए इक्वल क्या हो जाएगा, 2gm अपॉन में r प्लस h। अब देखो
यदि h इज इक्वल टू आर हो तो, यानी h की वैल्यू क्या हो, r, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर अगर ऊंचाई हो तो देखो वी ई डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन में r प्लस आर, रूट ऑफ 2gm अपॉन में 2r। गौर कीजिएगा, इस 2 को छुपा लीजिए, रूट ऑफ 2gm अपॉन में r क्या बन गया है, वी अपॉन में रूट ऑफ 2, यानी कि इतना हिस्सा इसका क्या हो गया, कम हो गया। और अपन जानते हैं कि 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.707 वी, अर्थात अधिक ऊंचाई पर जाने पर पलायन चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि h बढ़ रही है तो पलायन चाल v भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि मैं स्पष्ट से यूं कह दूं, और यहां देखो ये वैल्यू 1 से कम है, ध्यान रखना भाई, ये 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 यानी कि 1.414 इज इक्वल टू 0.707, ये बहुत काम आएगा, ये आपके 12th में अल्टरनेटिंग जो चैप्टर है उसमें विशेषकर काम आता है प्रतिरोध धारा में। तो यहाँ आप देख रहे हैं वी ई डैश इज लेस देन क्या है, वी ई, यानी ऊंचाई से प्रक्षेपित करने पर पलायन चाल पहले की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि कोई धूमकेतु है, कोई कोमेट है, वो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। उसके लिए ये बताना है कि कौन सी राशि संरक्षित है, कौन सी नहीं है, यानी कौन सी राशि उसकी बदल रही है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। यहां मैंने आपकी पलायन चाल की एक एक निर्भरताओं को इस क्वेश्चन में क्या किया है, स्पष्ट किया है। तो देखिए, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धूमकेतु यानी कि कोमेट, कोई धूमकेतु जिसे अपन पुच्छल तारा भी कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। क्या अपनी कक्षा में अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अंत तक क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अंत तक। अब देखो क्या क्या ये पूछ रहा है, उनको देखिएगा। नंबर ए, बहुत सारे पार्ट है। नंबर ए, रेखिक चाल, नंबर बी, एक साथ ही सोल्व करेंगे इनके सामने। नंबर बी कह रहे हैं, नंबर ए रेखिक चाल, नंबर बी कोणीय चाल, नंबर सी में ये पूछ रहे हैं कोणीय संवेग,
चलो इनको ऐसे लिख देते हैं, नंबर बी कोणीय चाल, नंबर सी कोणीय संवेग। यहां तो फिर अपन इसको सोल्व करते जाएंगे क्वेश्चन को। नंबर डी कह रहे हैं गतिज ऊर्जा, नंबर ई स्थितिज ऊर्जा, और नंबर एफ जो देखो कितने हो गए, नंबर ए रैखिक चाल, नंबर बी कोणीय चाल, नंबर सी कोणीय संवेग, नंबर डी गतिज ऊर्जा, और नंबर ई लिया है मैंने स्थितिज ऊर्जा को, और नंबर एफ को ले रहा हूं मैं कुल ऊर्जा। नंबर एफ पर है इसकी क्या है, कुल ऊर्जा। अब ये पूछ रहे हैं नियत रहती है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दे। सूर्य के अति निकट आने पर, ध्यान रहे इसकी पूंछ कम हो जाती है तो उसको अपन नगण्य मानना है। सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के, सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के, सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान को नगण्य मानिए। धूमकेतु के द्रव्यमान को नगण्य मानिए, ये कह रहे हैं। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट का। ध्यान रहे, जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा होती है, अपन ने केपलर के नियम पढ़े थे, वहां भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था। अच्छे से आप ध्यान कीजिएगा कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति होने पर कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा नियत रहती है, बाकी की और राशियां उसमें नियत नहीं थी। कैसे? क्योंकि आपको पता है प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो रेखीय चाल थी वो निरंतर बदल रही थी। रेखीय चाल, वेग तो बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रही है, लेकिन रेखीय चाल का मान जब सूर्य के निकट था तो रेखीय चाल ज्यादा थी, सूर्य से अधिक दूरी थी तो रेखीय चाल क्या थी, कम थी। ये अपन क्लियर कर चुके थे वो। तो यानी कि इन दो के अलावा, यानी कुल ऊर्जा और कोणीय संवेग, सभी राशियां क्या है, परिवर्तनीय है। फिर अगर चाल चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गतिज ऊर्जा भी उस धूमकेतु की निरंतर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि चाल चेंज है उसकी, दीर्घवृत्तीय पथ में चाल उसकी निरंतर चेंज हो रही है, यानी कि अर्थात उसकी गति ऊर्जा में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अगर गति ऊर्जा में चेंज आ रहा है तो ध्यान दीजिए, सूर्य से धूमकेतु की दूरी भी निरंतर चेंज हो रही है क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, तो इसका मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, यानी वो भी नियत नहीं है। तो कौन कौन सी राशियां नियत है? तो पहले तो मैं एक ही लाइन में लिख दूं पूरा आंसर, अगर चाहे तो अपन, मैं कह सकता हूं कोणीय संवेग वे कुल ऊर्जा के अतिरिक्त दी गई शेष सभी राशियां एक कक्षा में क्या होती हैं, परिवर्तित होती है। इस एक लाइन में इन सारे क्वेश्चनों का अपन को आंसर मिल गया है। कितने क्वेश्चन हुए देखो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 का आंसर एक ही लाइन में अपन को मिल गया है। फिर भी अपन एक एक को अलग से एक्सप्लेन और कर लेंगे, रीजन से ही जान लेंगे। तो मैं एक लाइन तो पहले लिख दूं जिससे कि सारे आंसर अपने पास निकल के आ रहे हैं। वो ये है कि कोणीय संवेग वे कुल ऊर्जा के अतिरिक्त कोणीय संवेग वे कुल ऊर्जा के अतिरिक्त दी गई शेष सभी राशियां के अतिरिक्त दी गई शेष सभी राशियां, कोणीय संवेग व कुल ऊर्जा के अतिरिक्त दी गई शेष सभी राशियां
एक कक्षा में सभी राशियां एक कक्षा में दी गई शेष सभी राशियां एक कक्षा में परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है। बस यहां अपने सभी का आंसर मिल गया है। फिर भी अपन एक एक को सोल्व करते हैं। नंबर ए, पहला पूछ रहे हैं रेखीय चाल। तो देखो, सूर्य के निकट आने पर दूरी का मान क्या होता है? कम होता है। तो रेखीय चाल का मान क्या होता है? बढ़ता है। दूर जाने पर दूरी बढ़ती है, तो रेखीय चाल क्या होती है? घटती है। ये अपन ने पहले भी अपन क्लियर कर चुके हैं। तो देखिएगा, अपन कह सकते हैं धूमकेतु के सूर्य के निकट आने पर, धूमकेतु के सूर्य के निकट आने पर उसकी रेखीय चाल बढ़ती है क्योंकि दूरी कम हो गई। एवं धूमकेतु के सूर्य से दूर जाने पर उसकी रेखीय चाल घटती है। दूर जाने पर रेखीय चाल घटती है, इसका मतलब रेखीय चाल नियत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, क्षेत्रीय चाल नियत होगी। रेखीय चाल तो बदल रही है लेकिन क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तो मैं क्या कह सकता हूं? परंतु क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये लो, इतना सा मैंने कह दिया। ध्यान रखना भाई, रेखीय चाल तो बदलती है लेकिन क्षेत्रीय चाल क्या रहती है? नियत। नंबर बी, किसको पूछ रहे हैं? कोणीय चाल। तो देखो भैया, ओमेगा भी क्या है? परिवर्तित होता है, यानी कोणीय चाल भी परिवर्तित होती है। रेखीय चाल परिवर्तित हो रही है, तो देखो कोणीय चाल भी परिवर्तित होती है। नंबर सी, क्या पूछ रहे हैं ये? गतिज ऊर्जा। भाई देखो, केंद्रीय प्रभाव में, सॉरी, नंबर सी पर क्या है? कोणीय संवेग है। अब इसमें केंद्रीय बल कार्य करता है सूर्य का धूमकेतु पर, और केंद्रीय बल की उपस्थिति में हमेशा कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है, क्योंकि बल आघूर्ण शून्य होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें कि केंद्रीय बल के प्रभाव से अपन पढ़ चुके हैं भाई, केंद्रीय बल है ना, केंद्रीय बल के प्रभाव से कोणीय संवेग नियत रहता है। क्यों? क्योंकि वहां टो इज इक्वल टू 0, यानी कि बल आघूर्ण शून्य, टो वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट। जे वेक्टर का मतलब कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग को मैं जे वेक्टर से ले रहा हूं, नहीं कि एल वेक्टर से। नंबर डी पे पूछ रहे हैं गतिज ऊर्जा। भाई गतिज ऊर्जा नियत नहीं है, क्योंकि उसकी रेखीय चाल निरंतर क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो आप कह दीजिए इसमें सिंपल तो अपन कह सकते हैं कि रेखीय चाल के नियत न होने की वजह से रेखीय चाल के नियत न होने से, रेखीय चाल के नियत न होने से गतिज ऊर्जा भी
नियत नहीं रहती है। गति ऊर्जा भी नियत नहीं रहती है, क्योंकि रेखीय चाल बदल रही है तो गति ऊर्जा भी क्या होगी, बदलेगी। नंबर ई, स्थितिज ऊर्जा। भाई पोटेंशियल एनर्जी में नियत नहीं है, क्योंकि सूर्य से दूरी क्या होती है, परिवर्तित हो रही है। धूमकेतु की सूर्य से दूरी परिवर्तित होने के कारण, धूमकेतु की सूर्य से दूरी परिवर्तित होने के कारण, धूमकेतु की सूर्य से दूरी परिवर्तित होने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा नियत नहीं रहती है। नंबर ई के बाद है नंबर एफ, लास्ट पॉइंट। क्या कह रहे हैं, कुल ऊर्जा। और कुल ऊर्जा तो क्या रहती है, नियत। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अगर गति ऊर्जा बढ़ रही है तो इससे ऊर्जा कम हो जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम यही कहता है कि केंद्रीय बलों की या संरक्षी बलों की उपस्थिति में निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, नियत। अगर गति ऊर्जा बढ़ रही है तो इससे ऊर्जा कम हो जाएगी, अगर गति ऊर्जा कम हो रही है तो इससे ऊर्जा बढ़ जाएगी। कुल ऊर्जा का मान उतना ही रहेगा। तो देखो नंबर एफ पूछ रहे हैं कुल ऊर्जा, तो मैं कह सकता हूं कुल ऊर्जा नियत रहती है। यहां पर भी अपने कोणीय संवेग कहा था, कुल ऊर्जा नियत रहती है। वैसे तो अपने सबका आंसर इस एक लाइन में मिल गया कि कोणीय संवेग में कुल ऊर्जा के अतिरिक्त दी गई शेष सभी राशियां एक कक्षा में परिवर्तित होती रहती है। लेकिन अब यहां अपन ने उनको कारण सहित उसको क्या कर लिया, एक्सप्लेन भी कर लिया है। एक बार आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जो कि भारहीनता पर आधारित क्वेश्चन है कि भारहीनता की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि अपन थ्योरी के रूप में भी अपन पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो वहां इसके जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे, फिर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 भी छोटा ही था, क्वेश्चन नंबर 9 भी। ये करीब क्वेश्चन नंबर 14 तक छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 14 क्या, लगभग 13 तक मान लो आप। क्वेश्चन नंबर 13 तक ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 13, 11 तक। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो फिर बड़े क्वेश्चन है, एज ए डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए एक सिंपल छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण निम्नलिखित में से कौन से लक्षण निम्नलिखित में से कौन से लक्षण अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, कौन से लक्षण अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दुखदाई हो सकते हैं, के लिए
के लिए दुखदाई हो सकते हैं। कौन से लक्षण हैं उनको अपन को एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन सा लक्षण दुखदाई हो सकता है, क्यों, क्या कारण है, वो क्यों होगा, ये भी अपन जानेंगे। देखिएगा इसमें नंबर ए में कह रहे हैं पैरों में सूजन। पहली समस्या, पैरों में सूजन। नंबर बी, चेहरे पर सूजन आ जाए। चेहरे पर सूजन। नंबर ए, पैरों में सूजन। नंबर बी, चेहरे पर सूजन। नंबर सी, सिर दर्द। और नंबर डी और अपन को दी है दिक विन्यास समस्या। दिक विन्यास समस्या, ये 4 समस्याएं दी हैं। तो अब देखिएगा इसको अपन सोल्व करते हैं, या उसका उत्तर लिख दो, हल लिख दो, बात एक ही अपने ले दो। अपन क्या जानते हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत होता है, गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में शरीर का अधिकांश तरल पैरों की ओर होता है। तो पैरों में सूजन गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में तो आ सकता है, परंतु भारहीनता की उपस्थिति में पैरों में सूजन नहीं आती है। इसलिए यह गंभीर समस्या वाली बात नहीं है कि पैरों में सूजन आ जाए। लेकिन चेहरे पर सूजन भारहीनता की अवस्था में आती है, क्योंकि अधिकांश शरीर का तरल, या ये कह सकते हैं रक्त, वो कहाँ आ जाता है, चेहरे की ओर आ जाता है। तो चेहरे पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। सिर दर्द है, दिक विन्यास की समस्या, यानी कि दिशाओं का ज्ञान वाली समस्या वाली स्थिति जो है वो भी भारहीनता की अवस्था में। ये तीनों जो समस्याएं हैं, चेहरे पर सूजन, सिर दर्द और दिक विन्यास समस्या, ये तीनों भारहीनता की अवस्था में होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में होती है। अब अपन एक एक का उत्तर जो है, यानी कि उसका आंसर अपन क्लियर करें। तो देखो नंबर ए, अब जरा मैं इसे क्लियर कर दूं। देखो भाई, अंतरिक्ष में भारहीनता होने के कारण पैरों में सूजन की समस्या नहीं होती है, इसलिए दुखदाई है ही नहीं। अंतरिक्ष में भारहीनता होने के कारण, अंतरिक्ष में भारहीनता होने के कारण पैरों में सूजन की समस्या नहीं होती होने के कारण पैरों में सूजन की समस्या नहीं होती। यह समस्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, अपन यूं कह सकते हैं। यह समस्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ये समस्या किसके कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नंबर बी है चेहरे पर सूजन। तो देखो ये भारहीनता के कारण होती है, या यूं कह सकता हूं बी, सी वे डी, ये तीनों जो समस्याएं हैं, ये सभी समस्याएं संभव है जो कि अंतरिक्ष यात्री के लिए दुखदायी हो सकती है, क्योंकि ये कहां होती है, भारहीनता के कारण। तो लिख देता हूं बी, सी वे डी, तीनों आ गई। देखो मैं इस तरह से लिख देता हूं, बी यानी कि चेहरे पर सूजन, बी का मतलब चेहरे पर सूजन, सी यानी कि सिर दर्द, और डी यानी दिक विन्यास समस्या। दिक विन्यास समस्या, ये जो तीनों जो समस्या है, चेहरे पर सूजन, सिर दर्द, दिक विन्यास समस्या, ये सभी समस्याएं संभव है। ये सभी समस्याएं संभव है
ये सभी समस्याएं संभव है, जो कि अंतरिक्ष यात्री के लिए दुखदायी हो सकती है, जो कि अंतरिक्ष यात्री के लिए दुखदायी हो सकती है। तो ध्यान रखना, चार में से 3 समस्याएं अंतरिक्ष यात्री के लिए क्या हो सकती है, दुखदायी। ये समस्या उसके सामने आ सकती है, क्योंकि अब अपन उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कारण लिख देते हैं। क्योंकि वहां क्या होगी, भारीनता की अवस्था होगी, क्योंकि भारीनता के कारण चेहरे पर अधिक रक्त की आपूर्ति होगी, जिससे सूजन आ जाएगी। क्योंकि भारहीनता के कारण चेहरे पर, अपन क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि भारहीनता के कारण चेहरे पर अधिक रक्त की क्या होगी, आपूर्ति होगी। क्योंकि भारहीनता के कारण चेहरे पर अधिक रक्त की क्या हो, आपूर्ति होती है। यूं कर देते हैं अपन। क्योंकि भारहीनता के कारण चेहरे पर अधिक रक्त की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, तनाव भी हो सकता है इस रक्त की अधिक आपूर्ति से। सिर दर्द व तनाव भी हो सकता है। ये लो एक समस्या। फिर अपन बात करें दिक् विन्यास की। भारहीनता के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा का ज्ञान नहीं होता, तो दिक् विन्यास की समस्या हो गई अपने आप की। तो अपन कह सकते हैं, क्योंकि आदमी हवा में उड़ता रहता है, भारहीनता के कारण ही ऊर्ध्वाधर दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता। भारहीनता के कारण ही ऊर्ध्वाधर दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता। भारहीनता के कारण ही ऊर्ध्वाधर दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, अतः दिक् विन्यास की समस्या उत्पन्न होती है। अतः दिक् विन्यास की उत्पन्न होती है। ये लो भैया क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दुखदायी हो सकते हैं? पैरों में सूजन, चेहरे पर सूजन, सिरदर्द, दिक् विन्यास समस्या। तो मैंने क्या कहा, पैरों में सूजन ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होंगी, चेहरे पर सूजन, सिरदर्द और दिक् विन्यास की समस्या ही अंतरिक्ष यात्रियों को आएंगी, क्योंकि भारहीनता की अवस्था में यही समस्याएं क्या होती हैं, वहाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये अपने पास ये क्वेश्चन अपने क्लियर कर लिया है। अब अपन आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी कि देखो छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी एक छोटा ही क्वेश्चन है, उसको भी अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 9 क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके। क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात कर रहे हैं। ये भी थ्योरेटिकल
एक सिंपल क्वेश्चन है, इस पे भी आप गौर कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं एक समान द्रव्यमान घनत्व की अर्धगोलीय खोलों द्वारा एक समान द्रव्यमान घनत्व की एक समान द्रव्यमान घनत्व की अर्धगोलीय एक समान द्रव्यमान घनत्व की अर्धगोलीय खोलों द्वारा परिभाषित अर्धगोलीय खोलों द्वारा परिभाषित एक समान द्रव्यमान घनत्व के अर्धगोलीय खोलों द्वारा परिभाषित ढोल के पृष्ठ के केंद्र पर परिभाषित ढोल के पृष्ठ के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ढोल के पृष्ठ के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चित्र। अब यहाँ पे इसमें डायग्राम बनेगा, देखना गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शब्द कहा है और अपने इस चैप्टर के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ थोड़ा सा अपन हल्का सा उसे डिस्कस कर लेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, ताकि वो चीज़ अपन काम में ले सकें। परिभाषित ढोल के पृष्ठ के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चित्र में नंबर फर्स्ट ए, नंबर सेकंड बी, नंबर थर्ड सी, ये अपन को दे रखे हैं ए बी सी, और नंबर फोर्थ है ओ में से किस तीर द्वारा दर्शाई जाएगी, में से किस तीर द्वारा दर्शाई जाएगी। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है जरा आप उस डायग्राम को भी देखें। अपन डायग्राम बनाते हैं अभी, देखो देखिए अर्धगोलीय खोल अपन बना रहे हैं। अब देखिए अर्धगोलीय खोल के अंदर यहाँ ये इसके सेंटर पर थोड़ा अपन इसे बड़ा बना लें ताकि अच्छे से उसे व्यक्त किया जा सके। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन इसे। देखो भाई ये अर्धगोलीय अपन ने बना लिया है। अब इसके अंदर देखो यहाँ इसके सेंटर पर ये तो है कैपिटल सी, ध्यान रखना कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसे। यहाँ इधर जो डायरेक्शन दिए है ये है स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है तीर का। यहाँ रिप्रेजेंट किया है स्मॉल बी से। ये सी से, ये तो है स्मॉल ए इस पॉइंट पर, और ये है स्मॉल बी, और ये डायरेक्शन है इसकी स्मॉल सी। ध्यान रखना भैया यहाँ एक कैपिटल सी बनाया और यहाँ मैंने क्या बनाया है स्मॉल सी बनाया। एक पॉइंट और यहाँ दिया हुआ है, इस बिंदु का नाम दिया है इन्होंने पी। अब जरा इस पी पर लगने वाले दिशाओं को देखें आप। एक तो डायरेक्शन दी है उन्होंने ए बी
सी तक दे दिया है। फिर उसके बाद नंबर डी की डायरेक्शन इन्होंने यूं दी है, नंबर डी के बाद है एफ की डायरेक्शन यूं दी है, ये एफ, सी डी ई और है, ई की डायरेक्शन इन्होंने ये दी है, और फिर जी की डायरेक्शन अपन को यूं दी है भाई इन्होंने, ये इस तरह से ये और बनाइए। अब देखिएगा इसको अपन गौर से आप समझे भाई। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप जान लें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र है क्या? किसी भी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य पिंड गुरुत्वीय बल को महसूस करे वो क्षेत्र होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। और गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है उसे अपन कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या, यहां थोड़ा सा अपन इसे जान रहे हैं। तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर अपन यहां थोड़ा सा जान रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर मैं ई जी से लिखूं या केवल ई से भी लिख सकता हूं, ये होती है एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। मैं एक सिंपल सा पॉइंट ले रहा हूं, ध्यान रहे मैं तीनों चारों स्थिति नहीं ले रहा कि गुरुत्वीय तीव्रता भी अपन कई स्थितियों में निकाल सकते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, यानी कि ई इज इक्वल टू ये सदिश राशि है एफ वेक्टर अपॉन में स्मॉल एम, तो एफ माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर का स्क्वायर आर कैप। अब ये तो बल हो गया अपॉन में स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम आर कैप आर स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का अपन ने निकाल लिया। एक शब्द और यहां काम आएगा और वो है गुरुत्वीय विभव। और देखो गुरुत्वीय विभव तो अपन ने परिभाषित तो कर ही लिया था, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव था V से अगर इसे रिप्रेजेंट में कर रहा था तो एकांक द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये थी एकांक द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखो अपन क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है जो अपन ने नहीं पढ़ा है उसको भी अपन साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रहे एकांक द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और इसके लिए फॉर्मूला ये था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल आर। फिर देखो इन दोनों के मध्य एक संबंध और था, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता और गुरुत्वीय विभव के मध्य एक संबंध होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर। ये भी कहीं अपन ने जिक्र नहीं किया पहले चैप्टर के अंदर क्योंकि कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन अपने पास है, ये यहां काम आएगा। तो देखो पहला पॉइंट तो ये, सेकेंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट ये कि इनमें क्या संबंध होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर होता है। यानी गुरुत्वीय विभव की ऋणात्मक जो प्रवणता है वही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या होती है, बराबर होती है। ये इनमें रिलेशन है और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए अब अपन अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जो कॉन्सेप्ट अपन ने अभी जाना है। तो देखो भाई अगर खोखला गोलीय कोष है, आप अच्छे से जानते हो कि खोखला जो गोलीय कोष होता है उसके भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य, या कह सकते हैं गुरुत्वीय विभव का मान क्या रहता है, नियत रहता है। खोखले गोलीय कोष के भीतर गुरुत्वीय विभव का मान क्या रहता है, नियत रहता है। ध्यान रखिएगा अगर विभव v का मान नियत है तो E का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि नियत का अवकलन क्या हो गया, शून्य, यानी गुरुत्वीय तीव्रता वहां क्या होती है, शून्य होती है। बस यही तथ्य अपन को याद रखना है। अब शून्य किस बिंदु पर हो सकती है, जहां पर ये इक्वल हो, सममिति जहां आ जाएगी वहीं पर तो शून्य आएगा मान। तो बस अब यहां अपन इसका आंसर अब लिख सकते हैं, आसानी से इस चीज को अपन समझ चुके हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि गोलीय कोष के प्रत्येक आंतरिक बिंदु पर
अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं भाई, चूंकि गोलीय कोश के प्रत्येक आंतरिक बिंदु पर, चूंकि गोलीय कोश के प्रत्येक आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव नियत रहता है। आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव नियत रहता है। ये अपन ने तथ्य जान लिया है कि प्रत्येक आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या रहता है, नियत। ये तीनों पॉइंट मैंने पहले ही बता दिए आपको भी, जो काम आ रहे हैं इसके अंदर। चूंकि गोलीय कोश के प्रत्येक आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या रहता है, नियत रहता है, इसलिए गुरुत्वीय तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। इसलिए गोलीय कोश के प्रत्येक आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। क्यों होगी शून्य, ये कारण अपन जान ही रहे हैं। शून्य होगी क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या फॉर्मूला है, dV/dr। अगर गुरुत्वीय विभव v नियत है तो E का मान क्या हो गया, वहां शून्य होगा। अब देखिएगा, ये तो अपन लिख दिया है शून्य होगी। अब देखो यहां इन बिंदुओं को आप जिक्र करें। नंबर C की अगर मैं बात करूं, चूंकि जो C बिंदु है वो सममित है, चूंकि बिंदु C कैसा है, सममित है भाई, सेंटर में है, एक समान है। चूंकि बिंदु C कैसा है, यहां पर सममित है। अगर बिंदु C सममित है, इसका मतलब इस बिंदु के लिए अगर गुरुत्वीय तीव्रता, अगर मैं E1 और E2 की बात करूं, यानी इस तरह से मैं डायग्राम बनाऊं, देखो ये सपोज करो ये मेरे पास ये गोला था। अब अगर इस गोले के लिए मैं अर्धगोले वाला पार्ट लेके देखूं, ये अर्धगोले वाला मैंने पार्ट लिया है। अब देखो भाई, यहां इसका ये C है, तो C पर अपन क्या देख रहे हैं कि एक तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यूं लीजिए आप, और एक यूं लीजिए, सममितीकरण। और ये लो बिंदु C हो गया, कैपिटल C है। यहाँ स्मॉल c हो गया, ये स्मॉल c अपन ले लिया। यहाँ पर अगर इधर तीव्रता E1 है और यहाँ पर तीव्रता क्या है, E2 है, ये E1 और यहाँ क्या हो गई, ये E2 है, तो यहाँ इस C के लिए क्या हो गई, ये शून्य हो गई। मैं बिंदु P को भी ले सकता हूँ भाई इसमें, देखो यहाँ इधर देखो आप, जैसे यहाँ पर ये क्या था, बिंदु P था। अगर बिंदु P की मैं बात करूं तो उसके लिए देखो गौर करो, बिंदु P के लिए E आ गया, यहाँ बिंदु P के लिए क्या आएगा, यहाँ पर E आ जाएगा। ये थोड़ा सा अपने पास जो था अपन ने जान लिया है। चूंकि बिंदु C सममित है, बिंदु C क्या है, सममित है, इसलिए E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वहाँ 0 होगा। अगर 0 होगा इसका मतलब E1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्या है, E2 वेक्टर, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर विपरीत दिशा में होने चाहिए। इसलिए सममित के केंद्र C पर गुरुत्वीय तीव्रता C द्वारा प्रदर्शित तीर की ओर ही होगी। तो देखो, अतः यूं कह सकते हैं, अतः सममिति से पूछा क्या है, किस तीर द्वारा दर्शाई जाएगी, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः सममिति से केंद्र C पर, कैपिटल C है भाई, अतः सममिति से केंद्र C पर गुरुत्वीय तीव्रता केंद्र C पर गुरुत्वीय तीव्रता
सी द्वारा प्रदर्शित तीर की ओर होगी। स्मॉल सी आएगा भाई, गुरुत्वीय तीव्रता स्मॉल सी द्वारा प्रदर्शित तीर की ओर होगी। ये लीजिए, ये अपन ने क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने सोल्व किया है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी इसी का पार्ट है। उसमें ये पूछ रहे हैं कि बिंदु पी के लिए, जिसको कि मैंने यहीं सोल्व कर लिया है, आप देख लो। तो मैं वहां केवल सीधा एक आंसर का जवाब दूंगा। यानी उस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि प्रश्न 10 में किसी यादृच्छिक बिंदु पी पर गुरुत्वीय तीव्रता किस तीर द्वारा डी, ई, एफ या जी द्वारा व्यक्त की जाएगी। तो इसमें उत्तर आएगा ई दिशा में आएगी। क्या लिखेंगे अपन उसमें, ई दिशा के अंदर क्या होगी, वो व्यक्त होगी। एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जो कि एक तरह से इसी क्वेश्चन का क्या है, पार्ट है।